अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान है और आज हम बायोलॉजी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हमारे पास रिस्पायरेशन सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन से पहले हम सबसे पहले रीडिंग में देख लेते हैं हमारे पास शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास रिस्पायरेशन हम शुरू करें तो ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि हमारे पास एनिमल्स में होता है। आप देख लेते हैं बाकी सारे ये लाइफ प्रोसेसेस की तरह रिस्पायरेशन दो जगह होता है, एक सेलुलर लेवल पे होता है, एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होता है। जो सेलुलर लेवल पे होता है वो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, उन्हें हम ब्रेक करते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, इस वजह से हम इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद वो प्रोसेस जो है रिस्पायरेशन का जो ऑर्गेनिज़मिक लेवल पे, मतलब कि हम पूरा ऑर्गेनिज़म जिसमें इन्वॉल्व होता है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है। अब इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है हम उसको इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो हमारे पास ये दो जो प्रोसेसेस हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते इंटरलिंक्ड होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी देता है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो हम इनहेल करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास उसे हम एक्सेल कर लेते हैं एनवायरनमेंट में, वो हमारे पास हम उसे मतलब एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमारे पास बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस की तरह रिस्पायरेशन भी दो तरह की होती है, इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल जो होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है, एक्सटर्नल जो होती है वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। अब इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सेल्स के अंदर, उन्हें ब्रेक करके स्मॉल में कन्वर्ट करता है और हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, इसलिए इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है, तो इसमें हमारे पास इनहेल होती है ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ हमारे पास जो ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए होती है ना, वो हम इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट से, और जब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है ना, उसे हम एक्सेल कर देते हैं एनवायरनमेंट में। इसलिए हमारे पास इस चैप्टर में हम यही बस इसी की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि हमारे पास रिस्पायरेशन किस तरह होती है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन सा रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन का है, इसके अलावा हमारे पास ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म क्या है, वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म क्या है, उसके बाद इसे कंट्रोल किस तरह किया जाता है, इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है गैसेस की, वो सारी पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज़ रिस्पायरेटरी सर्फेस। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस क्या चीज़ होती है, वो एरिया जहाँ पे हमारे पास जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज हो, जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज, तो हमारी बॉडी में कौन सा वो एरिया है जिसके ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज होती है। तो आपको भी मुझे भी हम सबको पता है लंग्स के अंदर ना स्मॉल एल्वुलाई होते हैं जिनके अंदर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। अब रिस्पायरेटरी सरफेस है, गैसियस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको हमारे पास इसके लिए ज़रूरी होती हैं या इसको फ़ायदा देती हैं, मतलब कि ताकि ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हों। तो हमारे पास सबसे पहले जो एल्वुलाए हैं उनका मॉइस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ अब जब वो मॉइस्ट होगा, जब वो मतलब नमी टाइप होगा, मतलब और इसके अलावा हमारे पास परमिएबल भी होना चाहिए, मतलब वो चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। जब वो होगा तो गैसेस भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगी। उसके अलावा वो उसे थिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन होगा तो तभी हमारे पास डिफ्यूजन ज़्यादा होगी गैसेस की। इसके अलावा हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास गैसेस होती हैं ना वो 1 mm या इससे कम जो होता है उसमें 1 mm हो या इससे कम जो थिननेस हो ना, तो उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। इसके अलावा हमारे पास इसका जो सरफेस एरिया है एल्वुलाई का वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो लार्ज सरफेस एरिया जब होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो हैं वो हमारे पास इनहेल होंगी और एक्सेल होंगी, और ये ऑर्गेनिज़म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास वेंटिलेशन मैकेनिज़्म जो है, जो हमारे पास मतलब कि इनहेलिंग और एक्सेलिंग का जो मैकेनिज़्म है वो गुड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हम इनहेल करें, ज़्यादा एक्सेल करें, ताकि हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो प्रॉपरली हो सके एल्वुलाई के गिर्द।
तो हमारे पास हमने पढ़ा वो एरिया जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो उसे हम रिस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। वो कौन सा एरिया है? उसे हम एल्वोलाई कहते हैं। द एल्वोलाई जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफ्यूजन को बढ़ाती हैं, गैसियस एक्सचेंज को बढ़ाती हैं, वो ये मॉइस्ट होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, थिन होना चाहिए, गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, वो पार्ट्स जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो हमारे पास बॉडी सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल हो गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो बॉडी सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे किस किस चीज़ के अंदर बिटवीन, किस किस चीज़ के बिटवीन? तो हमारे पास ये जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, तो इसके साथ साथ जो ब्लड के अंदर गैस होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है ना, तो ब्लड जो है बॉडी फ्लूइड है। और उसके बाद जो हमारे पास आउटर इन्वायरमेंट है ना, उसके साथ जब गैसेस एक्सचेंज करे तो उसे हम कहते हैं वो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो हमारे पास ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम पार्ट्स में, हमने कहा था हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 रीजन्स में डिवाइड हुआ गया। एक है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, एक है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में 3 चीज़ें आती हैं, एक होती हैं नॉस्ट्रिल्स, नोज़ आ जाती है, एक नेज़ल कैविटी आ जाती है और एक फेरिंग्स आ जाती है। तो हमारे पास सबसे पहले हम नोज़ की बात करेंगे। नोज़, नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी ये एक ही पार्ट की 3 चीज़ें हैं। तो हमारे पास नोज़ देखते हैं। ये हमारे पास नोज़ तो सारों को पता है, ये हमारे पास हमारी बॉडी के अपर साइड पे एक्सटर्नली विजिबल होती है, हमें नज़र आ रही होती है। ये हमारे पास बोन से बनी होती है, कार्टिलेजेस से बनी होती है, मतलब कि ये थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर फैटी टिश्यूज़ भी होते हैं। जो बाहर की ओपनिंग है नोज़ की उसने नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और ये नॉस्ट्रिल्स और नोज़ हमने कहा था ये तकरीबन एक ही पार्ट है। नोज़ के ही पार्ट में नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी आती हैं। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नोज़ की उसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर हॉलो स्पेसेस हैं, हम सबको पता है 2 हॉलो स्पेसेस जो हमें शो हैं, तो हमारे पास उन्हें हम नेज़ल कैविटीज़ कहते हैं। तो हमारे पास 2 नेज़ल कैविटीज़ हैं और इनके दरमियान एक नेज़ल सेप्टम है, मतलब कि इनके दरमियान सेपरेशन है जिसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। और ये हमारे पास नेज़ल बोन का हिस्सा है। तो हमारे पास जो अंदर का हिस्सा है नेज़ल कैविटीज़ का, नॉस्ट्रिल्स के करीब, नॉस्ट्रिल्स जो हैं करीब अंदर का हिस्सा उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास हेयर्स होते हैं। और ये जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं और हमारे पास जो नेज़ल कैविटीज़ हैं इसे हम लाइन करते हैं सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो होती हैं हमारे पास लाइंड हुई होती हैं, मतलब कि इनके अंदर म्यूकस, एक तो सीलिया होता है, हेयर नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो हमारे पास म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारे पास ये जो नोज़ होती है इसे हार्मफुल पैथोजन से बचाता है। और जो हमारे पास एयर के अंदर पार्टिकुलर मैटर होते हैं, मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, वायरसेस, बैक्टीरियाज होते हैं उनसे बचाता है। म्यूकस एंड सीलिया जो होता है हमारे पास, जो कि नोज़ के अंदर होता है, तो हमारे पास एक तो एयर को फिल्टर करता है और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, उनको रोकता है उनकी एंट्री रिस्पिरेटरी सिस्टम के। और ये जो होता है म्यूकस, ये मॉइस्चनिंग द एयर। अब एयर आती है, ड्राई एयर होती है, तो इसे मॉइस्चन करके हमारी बॉडी के अंदर प्योर एयर जाती है। तो हमारे पास सीलिया जो होता है, जो हमारे अंदर डस्ट चली जाए तो सीलिया जो होता है वो ट्रैप कर लेता है डस्ट को, और उसके वो फेरिंग्स के बाद भेज देता है रिमूवल के लिए। तो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होता है हमारे पास, हमें पता है नोज़ के अंदर। तो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन की जो इनर साइड है उसके अंदर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो हमारे बॉडी, हमारी ना एयर किसी भी टेम्परेचर पे हो ना, तो उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वार्म करती हैं एयर को अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। अब जितना बाहर का टेम्परेचर होगा, अगर ज़्यादा कम होगा तो गर्म करेंगी, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ठंड थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगी। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर पे। अब ये हमारे पास पहला पार्ट था। पहला पार्ट में क्या था, और ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के थी एग्जांपल्स। पहले पार्ट में हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, नोज़ और नेज़ल कैविटीज़, ये एक ही मतलब पार्ट आता है, तकरीबन मिलता जुलता। अब हमारे पास फेरिंग्स देख लेते हैं। अब इसके नीचे वाला पार्ट है, तो हम अगर देखें यहाँ पे, हम फेरिंग्स देखें तो हमारे पास ये हमारा कौन शेप लग रहा है, ये जो नेज़ोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स है। नेज़ोफेरिंग्स और हमारे पास ओरोफेरिंग्स के दरमियान में देखें तो आपको ऐसे लग रहा है ये कौन बना हुआ है, तो ये हमारे पास कौन शेप पैसेज वे होता है। अब ये कहाँ कहाँ से आता है, ये ऊपर ओरल कैविटी है, नीचे हमारे पास ये नेज़ल कैविटी है, ऊपर नेज़ल कैविटी है, नीचे ओरल कैविटी है। अब ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी से शुरू होता है और ये हमारे पास ऑसोफेगस और लेरिंग्स तक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि इसमें ओरल कैविटी से शुरू होता है और नेज़ल कैविटी से, तो ये सिस्टम का भी हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है।
और अब हम जो ह्यूमन का फेरिंग्स है उसे 3 पोर्शन में 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो नेज़ोफेरिंग्स है जो नेज़ल कैविटी से शुरू होता है, उसके बाद ओरोफेरिंग्स है जो डाइजेस्टिव ट्रैक से हमारे पास शुरू होता है या ओरल कैविटी से शुरू होता है। इसके बाद लेरेंजोफेरिंग्स है जो हमारे पास लेरिंग्स को अटैच होता है, इसलिए हम इसे 3 में डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। और अब हम देखते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है। तो हमारे पास इसके नीचे वाले पार्ट जो हैं वो हमारे पास लोअर रिस्पिरेटरी, अपर रिस्पिरेटरी के ऊपर वाले हिस्से, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक नीचे वाले हिस्से। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स 4 चीज़ें आती हैं। लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। लेरिंग्स क्या चीज़ होती है अब हम देखते हैं। अब लेरिंग्स को हम देखें तो ये हमारे पास ये इनलार्जमेंट होती है। हमारे पास जो हमारे पास लेरेंजोफेरिंग्स है इसके बिल्कुल नीचे ना इस तरफ करके अगर आप देखें तो हमारे पास ये लेरिंग्स आ जाता है। ये जो लेरिंग्स होता है ना ये इनलार्जमेंट होती है, मतलब एयर वे जो होता है ना वो बढ़ जाता है। और ये किसके होता है, नीचे ट्रैकिया है और ऊपर फेरिंग्स है। तो ये एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर होता है और बिलो द फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे होता है। उसके बाद जो लेरिंग्स होता है ना वो किस चीज़ से बना होता है, वो हमारे पास मसल्स और कार्टिलेजेस से बना होता है। अब उसके जो कार्टिलेजेस हैं उसमें एक जो है एपिग्लॉटिस है। तो हमारे पास हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये अपराइट, इसकी जो असल वो है ना असल पोजीशन है वो अपराइट। देखें आप लेरिंग्स को अगर हम देखें तो ये अपराइट ऊपर की तरफ ये हमारे पास बेंड हुआ हुआ है, मतलब कि ये जो है स्टैंड हुआ हुआ है अपराइट। और ये हमारे पास जब अपराइट होता है तो एयर इसके अंदर एंटर होती रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास जो लेरिंग्स हो जाता है वो रेज हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। एपिग्लॉटिस जो होता है ना, एपिग्लॉटिस, ये हम एपिग्लॉटिस को देखें अभी ऊपर है ना, जब हम खाना खाएंगे तो लेरिंग्स ऊपर की तरफ हो जाएगा और हमारे पास एपिग्लॉटिस जो होगा वो नीचे की तरफ, वो हमारे पास डाउनवर्ड प्रेस हो जाएगा और वो मतलब कि वर्टिकल पोजीशन बना लेगा। तो हमारे पास एपिग्लॉटिस ये कवर कर देता है लेरिंग्स को, मतलब कि ढक्कन के तौर पे काम करता है और ये प्रिवेंट करता है फूड को और लिक्विड को फ्रॉम एंटरिंग द पैसेज वे। जो हमारे पास ओपनिंग है लेरिंग्स की उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अब इनसाइड क्या चीज़ होती है लेरिंग्स के इनसाइड, हमारे पास जो लेरिंग्स है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हमें वोकलाइजेशन, मतलब हमारी आवाज़ में हमारे मददगार होते हैं। तो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और किस चीज़ में था, तो हमने पीछे देखा कि हमारे पास नोज़ के जो अंदर है वो अभी नोज़ के अंदर भी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इसके अब हम आगे देखते हैं अगला जो पार्ट नीचे लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नीचे वाले पार्ट्स में अगला जो आता है हमारे पास ट्रैकिया आता है। तो ट्रैकिया जो होता है ये विंड पाइप होता है, ये मेम्ब्रेन नुमा ट्यूब होती है और उसके अंदर हमारे पास ये बनी होती है डेंस रेगुलर टिश्यू स्मूथ मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स की ट्यूब होती है और डेंस नुमा मतलब स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ रेगुलर टिश्यूज़ होते हैं। इसके अंदर इसके साथ जो इसकी जो कवरिंग है उस पर 15 to 20 पीसेज होते हैं, वो कार्टिलेजेस के वो अटैच होते हैं। तो हमारे पास ये ट्रैकिया हो गया। एक तो मेम्ब्रेनियस ट्यूब होती है और ये बनी होती है डेंस रेगुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल से। इसके अलावा 15 to 20 पीसेज ऑफ कार्टिलेजेस से रीइंफोर्स का मतलब जुड़ी होती है। तो हमारे पास ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। अब निचले हिस्सा देखते हैं। तो हमारे पास ट्रैकिया जो है वो डिवाइड करता है, 2 स्मॉल ट्यूब्स बनाता है जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, मतलब आगे सारी डिवीजन ही तकरीबन है। तो हमारे पास जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, जो ट्रैकिया होता है ना वो बाहर की तरफ हिस्सा होता है, जबकि सेकेंडरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर वाला हिस्सा होता है। तो हमारे पास हमारे लेफ़्ट लंग जो है उसके अंदर जो ब्रांचेस बनती हैं प्राइमरी ब्रोंकाई की, तो वो 2 ब्रांचेस होती हैं, जबकि हमारे पास 3 जो होती हैं वो राइट लंग में होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास फर्दर ब्रांच होता है। हमने क्या कहा था, आगे सारी होंगी ब्रांचेस, तो हमारे पास ये आगे फर्दर ब्रांच होता है, टर्शरी ब्रोंकाई बन जाता है। मतलब कि जो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में वो आगे फर्दर ब्रांच होकर टर्शरी ब्रोंकाई, जो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारे पास राइट लंग में वो आगे फर्दर ब्रांच होके टर्शरी ब्रोंकाई बना देती हैं। अब इसी तरह ये जो ब्रोंकाई होते हैं कंटिन्यू होते रहते हैं, ब्रांचेस बनाते रहते हैं। उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं, मतलब स्मॉल 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 ट्यूब्स। ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं ना वो लेस देन 1 mm 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कम डायमीटर होता है इनका। अब ब्रोंक्यूल जो होती हैं फिर डिवाइड करती हैं इवन स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल मतलब कि जो टर्मिनल एंड्स पे ब्रोंक्यूल्स होती हैं ना,
तो वो होती हैं। अब उन्होंने बताया चूँकि ट्रैकिया में हमारे पास सी शेप कार्टिलेजेस थे, तो हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो कार्टिलेजेस थे वो कार्टिलेज, अब जब इसका डायमीटर कम हो रहा है तो हमारे पास इसका वो कंपोजिशन और वो भी कम हो रही है, इसलिए हमारे पास ये जो कार्टिलेजेस प्लेट्स हैं वो रिप्लेस हो गई कि जो कार्टिलेज हैं सी शेप कार्टिलेजेस जो हैं जिन्होंने ट्रैकिया को सराउंड किया हुआ था दाव, वो रिप्लेस हो गई कार्टिलेजेस प्लेट से। और जो ब्रोंकियोल्स होते हैं या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं वो क्योंकि उनका डायमीटर बहुत ही कम होता है तो हमारे पास उनके अंदर कोई कार्टिलेजेस स्ट्रक्चर नहीं होता। तो हमारे पास अब हम एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई देखते हैं। हमने क्या कहा था, डिवीजन हो रही है। तो हमारे पास जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो हैं वो डिवाइड हो के एल्वुलर डक्ट बनाते हैं, एल्वुलर डक्ट। अब एल्वुलर डक्ट और स्मॉलर होती है, ये एल्वुलर डक्ट जो होती है एंड होती है, मतलब कि जहाँ ख़त्म होती है वो एयर फिल्ड चैम्बर्स, मतलब बुल उसकी तरह ग्रेप्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर एयर फिल होती है, उसे हम एल्वुलाई कहते हैं। और हमने शुरू में देखा था रिस्पिरेटरी सरफेस क्या चीज़ होती है, हमारे पास वो भी एल्वुलाई होता है। गैसियस एक्सचेंज किधर से होती है, वो भी एल्वुलाई होता है। और इसकी हमने बहुत सारी पीछे करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी। तो हमारे पास यही बताया गया है कि वो साइट एक्सचेंज होती है, साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की। तो अब हमारे पास जो लंग्स हैं उसके अंदर जो टोटल एल्वुलाई हैं वो 700 मिलियन एल्वुलाई हैं, वो हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख सकते हैं ये जो एल्वुलाई बना है इसकी जो वॉल है, मतलब जिसने एल्वुलाई को सराउंड किया हुआ है, वो हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है। अब देख सकते हैं कि इस आउटसाइड से इसे किसने कवर किया हुआ है, हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्होंने एल्वुलाई को सराउंड किया हुआ है। और हमारे पास ये जो है, अब ये क्योंकि गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास जो हाँ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मसल की लेयर है उसने भी इसे सराउंड किया हुआ है। ये जो है थिन फ्लैटेंड सेल होते हैं, मतलब कि ये इसलिए होते हैं ताकि डिफ्यूजन सही तरह हो। इसके अलावा हमारे पास वो कॉलन और इलास्टिन प्रोटीन्स जो हैं उन्होंने भी एल्वुलाई को सराउंड किया हुआ है। और अब क्यों सराउंड किया हुआ है, इसलिए सराउंड किया हुआ है ताकि वो एक्सपैंड हो और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा हमारे पास रिकॉयल, मतलब कि दोबारा एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने पे उनको कोई मतलब कि वो ख़राब ना हो या उनको नुकसान ना पहुँचे। ये जो हमने जितनी चीज़ें पढ़ी तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर था, किस चीज़ का, लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिससे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती थी। अब हम शॉर्ट सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहर की तरफ से लंग्स किस तरह देखते हैं या उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास जैसे हमें पता कि लंग्स जो हैं इनके ज़रिए से हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है। तो हमारे पास ये जो होते हैं कोन नुमा शेप होते हैं, दो लंग हैं दोनों लग रहे हैं इस तरह कोन बना हुआ है। उसकी जो मतलब कि नीचे वाली हिस्सा होता है, बेस होती है, वो डायाफ्राम, नीचे डायाफ्राम होता है। और ये जो इसका ऊपर वाला पॉइंट है ये इस पॉइंट तक जाता है कि क्लेविकल जो होती है बोन होती है, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे उसके ऊपर बोन होती है, मतलब कि हमारी गर्दन के नीचे होती है। ये 2 बोन्स होते हैं जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं।